हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सुमन बीजल और आज आपका इंडियन पार्टीशन लिटरेचर या आप बोल सकते हो इंग्लिश ट्रांसलेशंस इन इंग्लिश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ कवर करने जा रहे हैं। चमन नहल का आज़ादी बहुत फ्रीक्वेंटली आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इस टॉपिक को आइए थोड़ा ध्यान से कवर करते हैं। नो, अब देखो, आप इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इमेजिन करो, एक आदमी सुबह उठता है और उसे लगता है कि आज उसका देश आजाद हो गया है। शाम तक उसका घर जल चुका है, उसका मोहल्ला खाली हो चुका है, उसकी पहचान पूरी तरह से टूट चुकी है और उसको अब यहाँ पे रिफ्यूजी बनकर एक नया जो लाइफ है, जीवन है, वो स्टार्ट करना पड़ रहा है। सो यही पैराडॉक्स है आपके चमन नहल की नोवेल आजादी का। इस नोवेल में फ्रीडम सेलिब्रेशन से ज्यादा फ्रीडम की कॉस्ट दिखाई गई है। इसीलिए आजादी को इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में पार्टीशन का सबसे पावरफुल ह्यूमन डॉक्यूमेंट माना जाता है। अगर ऑथर का बात करें तो हु इज चमन नहल, कौन है ये? सो ही वॉज बॉर्न इन 1927 में। इनका जन्म हुआ था सियालकोट में, जो अब पाकिस्तान में जाना जाता है। और लेकिन पार्टीशन से पहले ये ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था, हिस्सा था। सो 1947 के पार्टीशन के बाद नहल भी उन लाखों लोगों की तरह एक रिफ्यूजी बन गए थे और इंडिया माइग्रेट उनको करना पड़ा। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि व्हाई चमन नहल कंसिडर्ड एन ऑथेंटिक पार्टीशन राइटर। व्हाई? बिकॉज ही डिड नॉट मियरली स्टडी पार्टीशन, ही लिव्ड इट। उन्होंने अपनी आंखों से माइग्रेशन, राइट्स, ये जो डर था, डिस्प्लेसमेंट था, ह्यूमन सफरिंग थी, सब उन्होंने विटनेस किया, उन्होंने देखा। इसीलिए उनके नोवेल्स में इमोशनल ऑथेंटिसिटी आपको देखने के लिए मिलेगी। अब एजुकेशन और करियर के बारे में बात करेंगे उनका यहाँ पे, तो इन्होंने अपना यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एमए किया गया था, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंगहम से उन्होंने अपना पीएचडी किया हुआ है और बाकी आप रीड कर लेना। फिर बाद में वो इंग्लिश लिटरेचर के डीयू में प्रोफेसर भी बने, ठीक है। तो इनका जो कनेक्शन है वो जर्नलिज्म के साथ में भी आता है। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में टॉकिंग अबाउट बुक्स नाम से एक लिटरेरी कॉलम लिखा था यहाँ पे, ठीक है। सो अगर आप एज अ राइटर के बारे में बात करोगे तो चमन नहल को आप ध्यान देखो कि ही वॉज अ ह्यूमनिस्ट नोवेलिस्ट ऑफ पार्टीशन। वो पॉलिटिशियंस की स्पीचेस में इंटरेस्टेड नहीं थे, बल्कि ऑर्डिनरी आदमी की ट्रेजेडी में उनके बारे में लिखते थे। उनके जो कैरेक्टर्स हैं, शॉपकीपर्स, मदर्स, चिल्ड्रन, कॉमन सिटीजन, रेफ्यूजीज, ये सब होते थे और यही उनकी ओरिजिनलिटी भी थी। अगर आप उनकी मेजर थीम्स के बारे में बात करोगे तो मेन थीम्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी उनकी, जैसे आपका हो गया पार्टीशन ट्रॉमा, सबसे डोमिनेंट थीम उनके वर्क्स में है। उन्होंने दिखाया कि पॉलिटिकल डिसीजंस का सबसे बड़ा नुकसान एक आम आदमी को झेलना पड़ता है। गांधीयन आइडियल्स, तो नहल गांधी के वैल्यूज से डीपली इन्फ्लुएंस थे। नोवेल में रिपीटेटिवली आपको देखने के लिए मिलेंगे ये आइडियल्स, पीस, टॉलरेंस, नॉन वायलेंस, इन पे एम्फेसाइज देखने को मिलेगा। ह्यूमैनिज्म का बात करोगे तो नहल के लिए रिलीजन से बड़ा ह्यूमन बीइंग हो है। हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटीज में अच्छा और बुरे लोग आपको दोनों ही देखने को मिलेंगे। तो ये बैलेंस्ड अप्रोच उन्होंने उनके वर्क्स को स्पेशल बनाती है। फिर ये क्रिटिसाइज करते थे आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप को। तो नोवेल डायरेक्टली क्वेश्चन करता है कि पार्टीशन की पॉलिटिकल डिसीजंस का रियल प्राइस किसने पे किया है? नॉर्मल जनता ने। और ये आप गांधी क्वार्टेट के बारे में भी यहाँ पे बात कर सकते हो इसको लेके। तो ये बहुत आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि चमन नहल गांधी क्वार्टेट का क्या है। तो द क्राउन एंड द लाइन क्लॉथ लिखा था, द सॉल्ट ऑफ लाइफ, द ट्रायम्फ ऑफ ट्राई कलर, एंड फिर आता है आपका ये आजादी। तो ये जो है गांधी क्वार्टेट, ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये आपका सीरीज इसमें पूछ ली जाती है कि ये कौन सा है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये आपका 4 क्वार्टेट्स का पार्ट है यहाँ पे आपका, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे ध्यान में रख लेना। अब आइए हम यहाँ पे आपका आजादी के बारे में बात करते हैं। अब आजादी का मतलब क्या है? फ्रीडम। लेकिन आयरनी देखिए, नोवेल में फ्रीडम हैप्पीनेस नहीं लेकर आती। फ्रीडम के साथ वायलेंस आता है, माइग्रेशन आता है, किलिंग्स आती है, मर्डर आता है, राइट्स, रेप, सेपरेशन सब आ जाते हैं। और इसी आयरनी की वजह से ये जो टाइटल है आपके एग्जामिनर्स का फेवरेट बन जाता है। नाउ दिस वर्क वाज पब्लिश्ड इन 1975 और इस वर्क के लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था। तो ये आप अवार्ड का यहाँ पे ध्यान में रखना। और 1977 में चमन नहल को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था यहाँ पे। तो विच नोवेल वन चमन नहल द साहित्य अकेडमी अवार्ड? आजादी। नाउ व्हाई इज आजादी इंपॉर्टेंट? पार्टीशन नोवेल्स तो बहुत सारी है, फिर आजादी को इतना स्पेशल क्यों ट्रीटमेंट दिया जा रहा है? पहला रीजन, पार्टीशन को पॉलिटिकल इवेंट नहीं बल्कि ह्यूमन ट्रेजेडी की तरह इस नोवेल ने दिखाया है। दूसरा, हिस्टोरिकली एक्यूरेसी और इमोशनल डेप्थ दोनों आपको इस वर्क में देखने के लिए मिलेंगी।
तीसरा, रेफ्यूजी एक्सपीरियंस की डिटेल्ड यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन है। और फिर ये गांधीयन फिलोसॉफी और कम्युनल हेट्रेड की जो क्लैश है, जो उनके बीच में आपका डिफरेंस था, उसको एक्सप्लोर कर रहा है। सो आजादी इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव फिक्शनल अकाउंट्स ऑफ द पार्टीशन इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये स्टेटमेंट कई बार डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है ट्रू एंड फॉल्स को लेके। सो इसका जवाब होगा ट्रू। ठीक है, अब पार्टीशन लिटरेचर के बारे में बात करोगे तो बहुत सारे पार्टीशन वर्क है। खुशवंत सिंह का ट्रेन टू पाकिस्तान आ गया, वापसी सिद्धवा का आइस कैंडी मैन आ गया, भीष्म सानी का तमस आ गया है कि नहीं है? तो इन सारे वर्क्स के साथ में आपको ध्यान रखना है। तो जब भी आप इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में पार्टीशन लिटरेचर की बात करोगे तो कुछ नॉवेल्स ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ जाने चाहिए, और ये सारे जो वर्क मैंने अभी बताए हैं वो आपको ध्यान में रखना है। खास बात आजादी को लेके ये है कि ये सिर्फ राइट्स या वायलेंस की कहानी नहीं, एक पूरी सोसाइटी की ब्रेकडाउन की कहानी है। ये नोवेल दिखाता है कि जब पॉलिटिशियंस मैप्स पर लाइन ड्रॉ करते हैं तो ऑर्डिनरी लोगों की जिंदगियां तबाह हो जाती हैं, कैसे बिखर जाती है। सो इट वॉज पब्लिश इन 1975, और ये जो है ये नोवेल 1975 में तो पब्लिश हुआ था, लेकिन इसका सेटिंग 1947 के पार्टीशन में है। तो ये पार्टीशन के सिर्फ इमोशनल मेमोरी की तरह नहीं है, बल्कि एक हिस्टोरिकल रिफ्लेक्शन के साथ इसको प्रेजेंट किया गया है। जॉनरे की बात करोगे तो पार्टीशन ये सबसे पहले आपका एक पार्टीशन नोवेल है। इसका मेन फोकस इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन के कॉन्सिक्वेंसेस पर है। नोवेल बताता है कि पार्टीशन सिर्फ ज्योग्राफिकल डिवीजन नहीं, ये एक इमोशनल, सोशल और कल्चरल डिवीजन भी था। हिस्टोरिकल फिक्शन के बारे में बात करोगे तो इसका मतलब होता है कि स्टोरी फिक्शनल कैरेक्टर्स के थ्रू बताई जाती है, लेकिन बैकग्राउंड हिस्टोरिकल इवेंट्स पर बेस्ड है आपका। सो आजादी में कैरेक्टर्स फिक्शनल है, लेकिन पार्टीशन, राइट्स, माइग्रेशन और गांधी जी के असैसिनेशन हिस्टोरिकल रियलिटीज है। सोशल रियलिज्म के बारे में बात करोगे तो सोसाइटी की उसकी हार्श रियलिटीज को इसमें दिखाया है। नोवेल में कोई रोमांटिसाइज्ड या आइडियलाइज पिक्चर नहीं है। गरीबी, डिस्प्लेसमेंट, डर, राइट्स, रेप, लूटिंग, रेफ्यूजीज, सबकी लाइफ को बिल्कुल रियलिस्टिक मैनर में प्रेजेंट किया है। इसीलिए आजादी को सोशल रियलिस्टिक नोवेल भी बोला जाता है। टाइम पीरियड का बात करोगे तो इट वाज सेट ड्यूरिंग जून 1947 टू जनवरी 1948 में इसका सेटिंग है। और ये टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस दिन लॉर्ड माउंटबेटन ने पार्टीशन प्लान अनाउंस किया था 3 जून 1947 को। ठीक है, तो पार्टीशन प्लान अनाउंस किया था। नोवेल खत्म होता है आपके कहां पे? 30 जनवरी 1948 में। तो इस दिन महात्मा गांधी का असैसिनेशन हुआ था। यानी पूरे नोवेल लगभग 8 महीनों के हिस्टोरिकल पीरियड को कवर करता है। सो एग्जामिनर को ये डेट्स आपको ध्यान रखनी है। स्टार्ट क्या है? माउंटबेटन के अनाउंसमेंट में, और एंडिंग होती है आपकी गांधी के असैसिनेशन में। सेटिंग का बात करोगे तो नोवेल का मेजर पोर्शन आपका सियालकोट में सेट है। यहाँ पे आपका सियालकोट उस टाइम ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा था, अब वो पाकिस्तान में है। और वाई सियालकोट क्यों उसको सेटिंग चूज किया था? क्योंकि ये चमन नहल का खुद का होम टाउन था, इसलिए डिस्क्रिप्शन एक्सट्रीमली रियलिस्टिक लगता है। रोड्स, मार्केट्स, हाउसेस, रिलीजन, कम्युनिटीज और लोकल कल्चर का डिपिक्शन एकदम आपको ऑथेंटिक लगेगा यहाँ पे आपका। अब जर्नी टू इंडिया में बात करेंगे यहाँ पे, तो जब वायलेंस बढ़ जाता है तो सेटिंग सियालकोट से रिफ्यूजी रूट्स पर शिफ्ट हो जाती है। तो इसमें जो मेन कैरेक्टर्स आ जाते हैं वो आ जाते हैं आपके रिफ्यूजी होते हैं जो कारावैन में चल रहे होते हैं, रिफ्यूजी कैंप्स हो गए, ट्रेन्स हो गए, रोड्स हो गए। सो इन सब के थ्रू इंडिया की तरफ वो ट्रेवल करते हैं, और फाइनल स्टोरी आपके अमृतसर और दिल्ली तक यहाँ पे पहुंचती है। ठीक है, आप नोवेल का अगर स्ट्रक्चर का बात करोगे तो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट लल है यहाँ पे, सेकंड पार्ट स्टॉर्म है जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, और थर्ड पार्ट आपका आफ्टरमैथ आता है। ये टाइटल्स खुद ही नोवेल के इमोशनल प्रोग्रेशन को आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहले कामनेस है, फिर डिस्ट्रक्शन आता है, और उसके बाद में लास्ट पार्ट में आपके कॉन्सिक्वेंसेज आ जाते हैं यहाँ पे आपका। ठीक है, तो ये आप देख लेना। अब जो फर्स्ट पार्ट है आपका यहाँ पे, जहाँ पे लल हो गया यहाँ पे, सो इस लल का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग होता है टेम्परेरी कामनेस। ये वो फेज है जब सब कुछ आपका नॉर्मल दिखता है, लेकिन डेंजर साइलेंटली यहाँ पे बिल्ड हो रहा होता है। तो इसका स्टोरी कैसे स्टार्ट होता है? स्टोरी आपका 3 जून 1947 से स्टार्ट होता है। माउंटबेटन जो है ये पार्टीशन को अनाउंस करते हैं, और सियालकोट के लोग न्यूज में ये सब डिस्कस करते हैं। अब सब लोग बड़े कंफ्यूज है, किसी को एग्जैक्टली नहीं पता कि फ्यूचर में अब क्या होएगा। फिर यहाँ पे एक नोवेल में एक कैरेक्टर आता है आपका लाला कंशीराम। तो ये नोवेल के सेंट्रल कैरेक्टर है। वो एक प्रॉस्परस हिंदू ग्रेन मर्चेंट है और फाइनेंशियली स्टेबल है, तो सोसाइटी में उनकी बहुत इज्जत भी है। मॉडरेट और प्रैक्टिकल नेचर के आदमी है। अब फैमिली में बात करोगे तो उनकी वाइफ है प्रभा रानी, उनका बेटा है अरुण। तो ये तीनों कैरेक्टर्स पूरे नोवेल में सेंट्रल रोल प्ले करते हैं। फिर इसके साथ में आपकी मल्टीपल रिलीजियस सोसाइटीज आ जाती है, हिंदू हैं, मुस्लिम है, सिख हैं, सब साथ साथ में रहते हैं।
बहुत सालों से ये लोग नेबर्स हैं और फ्रेंड है, और इसी पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को नहल ने इनिशियली एस्टैब्लिश किया है। अब यहाँ पे एक आपके एक और कैरेक्टर आती है नूर। तो ये अरुण और नूर, अरुण एक मुस्लिम मैजिस्ट्रेट की डॉटर है, नूर उससे प्यार कर लेता है। तो ये रिलेशनशिप भी सिंबॉलिक है, ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी और आपके कम्युनल हार्मनी को रिप्रेजेंटेशन के तौर पे दिखा रही है। लेकिन अब क्योंकि अपकमिंग पार्टीशन जो है यहाँ पे, उसकी वजह से अब ये जो लव स्टोरी है ये इसको इम्पॉसिबल बना देता है। अब सरफेस पे सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन अंदर ही अंदर सस्पिशन और डर बढ़ने लगता है। लोग अपनी रिलीजियस आइडेंटिटीज को बहुत स्ट्रांगली फील करने लगते हैं। तो यही लल का साइकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है। फिर पार्ट सेकंड आपका जो स्टॉर्म आता है, स्टॉर्म लेकर आता है आपका वायलेंस और केओस को, उसका सिंबल है। तो ये नोवेल का सबसे डिस्टर्बिंग और इमोशनली इंटेंस सेक्शन होता है, क्योंकि इसमें आपके राइट्स शुरू हो जाते हैं, दंगे। तो पार्टीशन ऑफिशियली इंप्लीमेंट होने के बाद कम्युनल राइट्स इरप्ट हो जाते हैं। तो अब तक जो नेबर्स दोस्त थे वो ही अब दुश्मन बन गए, और जो ट्रस्ट था, भरोसा था, वो कंप्लीटली टूट जाता है। तो नोवेल में नहल किसी भी रियलिटी को नहीं छुपाया उन्होंने। आप देखोगे कैसे उन्होंने मर्डर किया है लोगों ने, कैसे रेप किए हैं अपने ही पड़ोसी की बेटियों को, उनकी वाइफ्स को, कैसे लूट मचा रहे हैं, कैसे अबडक्शंस कर रहे हैं। तो पार्टीशन का ये डार्क साइड उन्होंने जैसा था बिल्कुल वैसा दिखाया है। अब यहाँ पे आपकी एक बेटी होती है लाला कंशीराम की, मधु, तो उसका क्या है, वो वायलेंस का विक्टिम बन जाती है। तो ये इंसिडेंट जो है फैमिली का इमोशनल डिस्ट्रक्शन का सिंबल है। ये दिखाता है कि राइट्स जो हैं, दंगे जो हैं, ये सिर्फ प्रॉपर्टी पर नहीं, पूरी ह्यूमन डिग्निटी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फैमिली रियलाइज करती है कि सियालकोट में अब उनके लिए रहना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो गया है। उन्हें अपना घर, बिजनेस, मेमोरी सब छोड़ना पड़ता है, और यही उनकी डिस्प्लेसमेंट की शुरुआत होती है। फिर जो ये फैमिली है, ये क्या है, जो कारावान रेफ्यूजी होते हैं उनको ज्वाइन करती है। वहां पे हजारों रेफ्यूजीज एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर रहे हैं। तो जर्नी बहुत ही पेनफुल है, क्योंकि खाने की शॉर्टेज है, इतने सारे लोगों को सिक्योरिटी नहीं है, और किसी को नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो फिर ट्रेन्स भी आती हैं, आपने तो देखा होगा, गदर मूवी में भी देखा होगा, रिफ्यूजी ट्रेन्स आती है। तो ये पार्टीशन लिटरेचर का एक रिकरिंग इमेज है ट्रेन को लेके। नोवेल में ट्रेन्स फियर का सिंबल बन जाती है, कई ट्रेन मैसेकर और वॉयलेंस का साइट बन जाती है। जर्नी सर्वाइवल स्ट्रगल में कन्वर्ट हो रही है आपका। फिर पार्ट 3 में आता है आपका आफ्टरमैथ। अब आफ्टरमैथ का मतलब है कि डिस्ट्रक्शन के बाद जो बची हुई रियलिटी है। तो ये सेक्शन आपका फिजिकल वॉयलेंस से ज्यादा जो साइकोलॉजिकल सफरिंग है उस पर फोकस करता है। अब जो फैमिली है ये लाला कंशीराम की फाइनली इंडिया पहुंच जाती है। तो टेक्निकली तो वो सेफ है, लेकिन अंदर से टूट चुके होते हैं। बेटी का दर्द, उनका घर खोने का दर्द, उनके आइडेंटिटी खोने का दर्द। और रिफ्यूजी आइडेंटिटी में सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि अब हम कौन है। उनका घर पाकिस्तान में रह गया, प्रॉपर्टी चली गई, कम्युनिटी टूट गई, और आइडेंटिटी क्राइसिस अब उनका शुरू हो जाता है। तो दिल्ली में रिफ्यूजीज को ऐसे ही, मतलब आप कहीं सोचो कि इंडिया में आ गए तो उनको वाह वाह वेलकम मिल रहा है, नहीं, उनको वेलकम नहीं मिलता। उन्हें ब्यूरोक्रेसी, पेपर वर्क और ऑफिशियल इंडिफरेंस का सामना करना पड़ता है। गवर्नमेंट मशीनरी उनके पेन को समझ ही नहीं पाती है पूरी तरह से कि उनके साथ में क्या बीता है। तो इसकी वजह से क्या है, अब रिफ्यूजीज के पास में घर नहीं होते, वो अपना स्टेटस खो दिए, सेल्फ रिस्पेक्ट खो दिए, सिक्योरिटी खो दिए, और बिलोंगिंगनेस, द सेंस ऑफ बिलोंगिंग, वो सब भी खो देते हैं। तो ये नोवेल का सेंट्रल साइकोलॉजिकल थीम है। ठीक है, फिर हो जाता है यहाँ पे आपका गांधी का असैसिनेशन। नोवेल का एंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आपका 30 जनवरी 1948, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि महात्मा गांधी असैसिनेट हो जाते हैं। गांधी कम्युनल हार्मनी और नॉन वायलेंस के सिंबल थे। तो उनकी डेथ जो है, ये सिर्फ एक पर्सन की डेथ नहीं लगती, बल्कि ये एक होप की डेथ लगती है। तो अगर आप देखोगे इसका सिंबॉलिक मीनिंग में, तो नहल ने सजेस्ट किया था कि गांधी के असैसिनेशन के साथ टॉलरेंस, यूनिटी और हार्मनी, ये जो थे, इन सब का सपना भी मर गया। इसीलिए नोवेल का एंडिंग बहुत ही डीपली ट्रेजिक है। ये नोवेल आपका साथ ही में सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है। क्यों इस समय ऑटोबायोग्राफिकल है? क्योंकि चमन नहल खुद सियालकोट से बिलोंग करते थे, उन्होंने खुद रिफ्यूजी लाइफ एक्सपीरियंस की थी। नोवेल के जो इंसिडेंट्स हैं, जो इमोशंस हैं, उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस से इंस्पायर्ड है। ये ऑटोबायोग्राफी नहीं है, ये फिक्शनलाइज्ड ऑटोबायोग्राफी है, इसीलिए इसको आप सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल बोलते हो। ठीक है, अब ये आपका मैंने पहले बता दिया, ये आपका गांधी क्वार्टेट में है। तो ये आपका जो क्रोनोलॉजी है उसके हिसाब से ये सीरीज का फाइनल नोवेल माना जाता है, और ये गांधी एरा और इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के कॉन्सिक्वेंसेस को आपका यहाँ पे कंक्लूड कर रहा है।
ठीक है। सो आजादी इज अ सेमी ऑटोबायोग्राफिकल पार्टीशन नोवेल दैट क्रॉनिकल्स द जर्नी फ्रॉम कम्युनल हार्मनी टू violence displacement and refugee existence, revealing the tragic human cost of political decisions during the partition of India। तो ये आपको देखना है। इसका 3 पार्ट स्ट्रक्चर आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों ये आप यहाँ पे रीड कर लेना पूरा समरी, और ये सारा चीज मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है इसको, ठीक है। ये तीनों के तीनों मैं समझा चुकी हूँ। मेजर थीम्स के बारे में आप यहाँ पे आपका बात करोगे तो मेजर थीम्स आप देख लो यहाँ पे आपका, पहले तो 3 पार्ट समझ लेना आपका यहाँ पे कि 3 पार्ट क्या है आपका। माउंटबेटन ये अनाउंसमेंट से स्टार्ट होता है यहाँ पे आपका, और फिर पार्ट 1 आपका लल होता है, पार्ट 2 स्टॉर्म होता है आपका, पार्ट 3 आपका लास्ट में आफ्टर मैथ होता है यहाँ पे आपका, ठीक है। अब इसमें आपका थीम्स के बारे में बात करोगे तो यहाँ पे सबसे मेजर थीम आ जाता है आपका यहाँ पे सबसे पहले ये पार्टीशन एज ह्यूमन हॉलोकॉस्ट। अब पार्टीशन को ह्यूमन हॉलोकॉस्ट की तरह आप कैसे दिखाएंगे यहाँ पे आपका, तो देखो ये जो चीज है यहाँ पे आपका कि नॉट जस्ट पॉलिटिकल डिविजन बट अ मैसिव ह्यूमन ट्रेजेडी इन्वॉल्विंग वायलेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड लॉस ऑफ ह्यूमैनिटी। तो नहल पार्टीशन को पॉलिटिकल अचीवमेंट की तरह नहीं दिखाया, उन्होंने उसमें ह्यूमन ट्रेजेडी की तरह दिखाया है। मिलियंस ऑफ पीपल डिस्प्लेस्ड हुए, मर गए, इंजर्ड हुए, रेप्ड हुए, सेपरेटेड हुए। इसीलिए नोवेल रिपीटेटिवली आपका एम्फेसाइज करता है पार्टीशन एक ह्यूमन हॉलोकॉस्ट था, ठीक है। फिर ये मीनिंग ऑफ, अगर आप यहाँ पे बात करोगे मीनिंग ऑफ फ्रीडम को लेके, तो नोवेल का टाइटल ही एक क्वेश्चन है, व्हाट इज आजादी। क्या ये पॉलिटिकल फ्रीडम है, क्या ये नेशनल फ्रीडम है, या ये ह्यूमन फ्रीडम है। तो नहल ने सजेस्ट किया है कि फ्रीडम इनकम्प्लीट है अगर उसके साथ में तुम वायलेंस और डिस्प्लेसमेंट साथ में जोड़ रहे हो। तो नोवेल कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन करता है, वॉज इंडिपेंडेंस वर्थ दिस सफरिंग, ठीक है। फिर आ जाता है आपका यहाँ पे कम्युनल हार्मनी एंड इट्स सडन कोलैप्स। तो नोवेल के बिगिनिंग में कम्युनिटीज पीसफुल एग्जिस्ट करती है, कुछ महीनों बाद वही कम्युनिटीज एक दूसरे को मारने पर उतारू होती है। तो नहल दिखाते हैं कि हेट्रेड तो नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करती, हेट्रेड ऑफ्टन आपके पॉलिटिकल मैनिपुलेशन से होती है, रूमर से होती है, डर से क्रिएट होती है। यही लोग साथ में आपस में मिल बांट के प्यार से रह रहे थे, अब ऐसा क्या हो गया, ठीक है। फिर ट्रॉमा और साइकोलॉजिकल इंपैक्ट के बारे में बात करोगे, पार्टीशन खत्म हो जाता है लेकिन ट्रॉमा कभी खत्म नहीं होता। सर्वाइवर्स सालों तक इमोशनल स्कार्स कैरी करते हैं। तो ये नोवेल का एक इंपॉर्टेंट मैसेज है दैट फिजिकल वुंड्स हील फास्टर देन साइकोलॉजिकल वुंड्स। तो ये थीम आपकी मॉडर्न ट्रॉमा स्टडीज के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फेलियर ऑफ लीडरशिप, तो नहल किसी एक ग्रुप को ब्लेम नहीं कर रहे यहाँ पे कि भाई इस फलाने ग्रुप ने ऐसा किया, उस फलाने ग्रुप ने ऐसा किया। वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को, कांग्रेस लीडर्स को, मुस्लिम लीग को, पॉलिटिकल लीडरशिप इन जनरल को। सो नोवेल सजेस्ट करता है कि लीडर्स पॉलिटिकल नेगोशिएशंस में बिजी थे जबकि ऑर्डिनरी सिटीजन्स वायलेंस का प्राइस यहाँ पे कर रहे थे, ठीक है। फिर रेफ्यूजी एक्सपीरियंस के बारे में बात करो तो ये नोवेल का इमोशनल सेंटर है। रेफ्यूजीज ने क्या खोया, घर, बिजनेस, मेमोरीज, सोशल स्टेटस, और सबसे पेनफुल होता है मतलब कोई आप ऐसा नहीं कि उनका जमीन प्रॉपर्टी चली गई, सबसे पेनफुल होता है वो जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, वो जो बिलोंगिंगनेस का सेंस होता है, लॉस होता है वो, ठीक है। गांधीयन आइडियलिज्म वर्सेस रियलिटी, गांधी नॉन वायलेंस, टॉलरेंस और पीस को एडवोकेट करते थे, लेकिन नोवेल की रियलिटी एग्जैक्टली ऑपोजिट है। हर जगह वायलेंस है, हर जगह बदला लेने की भावना है, और ये कॉन्ट्रास्ट नोवेल का मेजर फिलोसॉफिकल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है। आइडेंटिटी क्राइसिस के बारे में बात करो तो ये आपका एक एग्जाम में काफी ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन भी इसी से लेके आते हैं। रेफ्यूजीज इंडिया तो आ गए लेकिन वो खुद से पूछते थे अब हम है कौन यहाँ पे। पाकिस्तान उनका घर था, इंडिया उनका नेशन है, लेकिन दोनों जगह वो फुली बिलोंग नहीं करते। इसी कंफ्यूजन को आइडेंटिटी क्राइसिस बोलते हैं आपका यहाँ पे, ठीक है। अब मेन कैरेक्टर्स के बारे में बात करोगे, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आपके लाला किशन राम है। हु इज ही? ये नोवेल के प्रोटैगनिस्ट है। ही इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नोवेल, ठीक है। तो ये सियालकोट एक बहुत ही प्रॉस्परस आपके जो है साहूकार है, बिजनेसमैन है, ग्रेन मर्चेंट है, फाइनेंशियली सिक्योर है। सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। पर्सनैलिटी का बात करोगे तो बड़े ही बैलेंस और मॉडरेट थिंकिंग रखने वाले इंसान थे। वो ब्लाइंडली कम्युनल हेट्रेड में बिलीव नहीं करते थे, उनका फेथ ह्यूमैनिटी में था। इसी वजह से क्रिटिक्स उन्हें गांधीयन की स्पिरिट बोलते थे। ध्यान रखो वो गांधी नहीं है, लेकिन गांधी की वैल्यूज में जो उनकी वैल्यूज थे, टॉलरेंट आदमी थे, पेशेंट थे, ह्यूमैनिटी में बिलीव करते थे, और नॉन वायलेंस, ये सब उनके बिहेवियर में आपको दिखता था।
तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दैट लाला कांशीराम एक इंडिविजुअल कैरेक्टर से ज्यादा एक सिंबल है। वो रिप्रेजेंट करते हैं किसको? द ऑर्डिनरी विक्टिम ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री बुक्स पॉलिटिकल लीडर्स के नाम याद रखती है लेकिन ऑर्डिनरी लोगों के पेन को भूल जाती है। सो नहल ने लाला कांशीराम के थ्रू उनकी ऑर्डिनरी विक्टिम्स को वॉइस दी है यहाँ पे आपका। अब इनकी ट्रेजेडी क्या थी? पार्टीशन के बाद सब कुछ इन्होंने खो दिया, बेटी तक को खो दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने सब कुछ खोने के बाद अपनी ह्यूमैनिटी को नहीं छोड़ा और यही उनकी सबसे बड़ी मॉरल ग्रेटनेस थी। ठीक है, तो आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि लाला कांशीराम सिंबलाइजेस कॉमन मैन को, रिफ्यूजी एक्सपीरियंस को, ह्यूमन डिग्निटी को, गांधीयन वैल्यूज को और रेजिलियंस अमिड सफरिंग को। ठीक है, प्रभा रानी उनके वाइफ है यहाँ पे। तो नोवेल में वुमेन की सफरिंग समझने के लिए ये कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है। उनकी पर्सनैलिटी का बात करो तो इमोशनल भी है और प्रैक्टिकल भी है। जब फैमिली क्राइसिस में होती है तब वो पैनिक नहीं करती, वो फैमिली को इमोशनली सपोर्ट करती है। पार्टीशन के दौरान मेन ऑफ्टन आपके एक्सटर्नल डेंजर्स फेस करते हैं और वुमेन साइमल्टेनियसली डर, इनसिक्योरिटी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज और सब कुछ हैंडल करती है। सो प्रभा रानी भी इस फेमिनिन रेजिलियंस को यहाँ पे आपका सिंबलाइज कर रही है, रिप्रेजेंटेशन है उसका यहाँ पे। ठीक है, और उनका बात करोगे, बेटा है उनका यहाँ पे जो किससे प्यार करने लग जाता है यहाँ पे आपका, वो जो नूर होती है, नूर के साथ में प्यार करने लग जाता है जो एक मुस्लिम वुमेन है। तो ये रिलेशनशिप नोवेल का एक सिंबॉलिक रिलेशनशिप है। ठीक है, क्योंकि पॉसिबिलिटी ऑफ हिंदू मुस्लिम हार्मनी को ये सिंबलाइज कर रहा है। उनका रिलेशनशिप प्रूव करता है कि ऑर्डिनरी लोग नेचुरली हेट्रेड नहीं करते, हेट्रेड आपके पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करते हैं। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करोगे आप यहाँ पे तो अरुण दो वर्ल्ड्स के बीच में फंस जाता है। एक तरफ उसकी पर्सनल फीलिंग्स होती है और दूसरी तरफ कम्युनिटी की रियलिटी, और यही कॉन्फ्लिक्ट पार्टीशन को एक इमोशनल इम्पैक्ट जो है उसको यहाँ पे इलस्ट्रेट कर रही है आपका। मधु उसकी बहन होती है, लाला कांशीराम की बेटी। ठीक है, स्टोरी में उसका रोल इमोशनली डिवास्टेटिंग है। मधु कम्युनल वायलेंस का विक्टिम बन जाती है और ये इंसिडेंट सिर्फ एक इंडिविजुअल ट्रेजेडी नहीं बल्कि पूरे पार्टीशन की ट्रेजेडी का माइक्रोकॉज्म है। पार्टीशन लिटरेचर में वुमेन को टारगेट किया गया कम्युनल रिवेंज का, उनके साथ रेप किया गया, उनके साथ में बहुत टॉर्चर किया गया और इनोसेंट विक्टिम्स बनी वो पॉलिटिकल मैडनेस का। उसने कोई क्राइम नहीं किया था, उसने कोई पॉलिटिकल डिसीजन नहीं लिया, फिर भी सफरिंग उसी को फेस करनी पड़ी। तो मधु सिंबलाइजेस इनोसेंट सफरिंग, विक्टिमाइजेशन ऑफ वुमेन एंड ब्रुटैलिटी ऑफ कम्युनल हेट्रेड। नूर का बात करें तो नूर मुस्लिम मजिस्ट्रेट की डॉटर है और अरुण का लव इंटरेस्ट है। पार्टीशन नोवेल में यूजुअली कम्युनिटीज डिवाइड दिखाई जाती है, नूर उस डिवीजन के ऑपोजिट फोर्स को सिंबलाइज कर रही है यहाँ पे आपका। तो ह्यूमन रिलेशनशिप बियॉन्ड रिलीजन को सिंबलाइज कर रही है। उसके कैरेक्टर के थ्रू नहल ने यहाँ पे आपका दिखाया है कि लव, फ्रेंडशिप और ये जो ह्यूमैनिटी है ये रिलीजन से ज्यादा आपकी पावरफुल हो सकती है यहाँ पे आपका। ठीक है, फिर एक और कैरेक्टर आ जाते हैं आपके यहाँ पे आपका चौधरी बरकत सिंह भी आ जाते हैं आपके। ये कुछ आपके सेपरेट कुछ सेपरेट कैरेक्टर्स हैं। तो ये भी एक मुस्लिम मजिस्ट्रेट है और नूर के फादर है। तो वो एजुकेटेड और सेंसिबल इंसान है, एक्सट्रीमिज्म को सपोर्ट नहीं करते और ये वायलेंस के अगेंस्ट है। तो ये कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नहल ये प्रूव करना चाहते थे इन कैरेक्टर के थ्रू कि एंटायर कम्युनिटी वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल। हर मुस्लिम वायलेंट नहीं होता, हर हिंदू इनोसेंट नहीं था और हर सिख हीरो नहीं था। तो रियलिटी मच मोर कॉम्प्लेक्स थी। सो व्हाट डज ही रिप्रेजेंट? चौधरी बरकत अली सिंह रिप्रेजेंट्स मॉडरेशन, रैशनैलिटी, ह्यूमैनिटी। लेकिन ट्रेजिक बात यह है कि मॉडरेशन एक्सट्रीमिस्ट क्राउड्स के सामने पावरलेस हो जाती है। सो नोवेल में सिर्फ एक फैमिली नहीं, मल्टीपल पंजाब फैमिलीज प्रेजेंट की गई हैं आपका यहाँ पे। व्हाई मल्टीपल फैमिलीज? क्योंकि अगर ऑथर सिर्फ एक फैमिली को दिखाता तो पार्टीशन का स्कोप लिमिटेड हो जाता, इसलिए मल्टीपल फैमिलीज के थ्रू नहल ने कंप्लीट सोसाइटी की पिक्चर को यहाँ पे आपका डिपिक्ट किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे नैरेटिव टेक्निक का बात करोगे तो रियलिस्टिक नरेशन है। नहल उन्होंने रोमांटिक राइटिंग नहीं लिखी है, वो रियलिटी को रियलिटी की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं। इवेंट्स बिल्कुल बिलीवेबल लगते हैं, कैरेक्टर्स रियल लगते हैं, सिचुएशंस भी ऑथेंटिक लगती है। तो इसी अप्रोच को आपका रियलिस्टिक डिपिक्शन बोला जाता है। पैनोरामिक का बात करें, इसका मतलब होता है ब्रॉड और वाइड रेंज। फोन में भी देखा ना पैनोरामिक व्यू आता है जहां में सब कुछ अपन कवर कर लेते हैं। तो नोवेल सिर्फ एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंस पर फोकस नहीं है, पूरी सोसाइटी को कैप्चर कर रही है ना। व्हाई पैनोरामिक? क्योंकि नहल चाहते थे कि एक रीडर समझे पार्टीशन एक फैमिली की ट्रेजेडी नहीं, पार्टीशन मिलियंस की ट्रेजेडी थी। यहाँ पे आपका मल्टी पर्सपेक्टिव नरेशन था यहाँ पे। इसमें डिफरेंट कम्युनिटीज और डिफरेंट फैमिलीज के व्यू पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। रीडर को सिर्फ हिंदू पर्सपेक्टिव नहीं मिलता, मुस्लिम और सिख एक्सपीरियंसेस भी इनडायरेक्टली रिफ्लेक्ट होते हैं।
थर्ड पर्सन ओमनिसेंट विद फोकस ऑन लाला कंशीराम्स कॉन्शियसनेस। तो नरेटर स्टोरी के बाहर है, वो आई यूज नहीं करता, वो कैरेक्टर्स के थॉट्स और इमोशंस सब जानता है, और फोकस किया गया है लाला कंशीराम के ऊपर। नरेटर सब कुछ जानता है, लेकिन इमोशनल सेंटर आपका कंशीराम यहाँ पे आपका बना रहता है। इसी वजह से रीडर पार्टीशन को उसकी कॉन्शियसनेस के थ्रू एक्सपीरियंस करते हैं यहाँ पे आपका, ठीक है। डिटेल्ड ग्राफिक येट कंट्रोल डिस्क्रिप्शन है आपका यहाँ पे, है ना। सेंसेशनल राइटर्स शॉक क्रिएट करते हैं। नहल ने एम्पैथी क्रिएट करी है। उनका पर्पस एंटरटेनमेंट नहीं, मेन पर्पस था ह्यूमन सफरिंग को समझाना, अंडरस्टैंड करवाना। टोन का बात करोगे तो टोन यहाँ पे आपका जो है, आप ऑथर जो है यहाँ पे वो विक्टिम्स के पेन के लिए सिंपैथेटिक है, और आयरनिक टोन है क्योंकि आपका टाइटल क्या है, टाइटल दिया गया है आजादी, लेकिन आजादी हैप्पीनेस सजेस्ट करती है, पर रियलिटी कैसी है, रियलिटी सफरिंग दे रही है आपको, पेनफुल रियलिटी है। तो यही आयरनी नोवेल का आपका सेंटर में है। ह्यूमनिस्टिक का बात करोगे यहाँ पे तो नहल रिपीटेटिवली इंसिस्ट करते हैं कि रिलीजन से पहले इंसान इंपॉर्टेंट है, और यही उनकी राइटिंग का कोर फिलोसॉफी भी है आपका यहाँ पे, ठीक है। लैंग्वेज का बात करोगे तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज यूज करी है, कोई डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं यूज किए हैं, सेंटेंस क्लियर है, एक्सेसिबल लैंग्वेज है, समझ सकते हो आप, और इसीलिए आपका इमोशनल इंपैक्ट और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है, क्योंकि दिमाग नहीं लगाते हो कि लिखा क्या है आपका यहाँ पे, ठीक है। जर्नलिस्टिक प्रिसीशन, मतलब कि इवेंट्स डिटेल्ड और एक्यूरेट है, तो ये क्वालिटी उनके इमोशनल एक्सपीरियंस से आई है आपका यहाँ पे। नोवेलिस्टिक इंसाइट, मतलब कि फैक्ट्स के साथ इमोशंस भी मिलते हैं, और इसी कॉम्बिनेशन की वजह से आजादी साइमल्टेनियसली हिस्ट्री और लिटरेचर दोनों आपका यहाँ पे लगती है, ठीक है। सेंट्रल सिंबल का बात करोगे तो आजादी। अब व्हाट डज आजादी मीन सरफेस लेवल पर? इंडिपेंडेंस, ब्रिटिश रूल से फ्रीडम। पर नहल ने क्वेश्चन पूछा, अगर फ्रीडम के साथ डेथ, माइग्रेशन, रेप और डिस्प्लेसमेंट आ जाए तो क्या उस फ्रीडम को सेलिब्रेशन के तौर पर किया जा सकता है? तो यही आपका आयरनिक टाइटल है यहाँ पे, क्योंकि कंटेंट ट्रेजिक है और इसी कॉन्ट्राडिक्शन को आपको आयरनी की तरह दिखाया है। ट्रेन जर्नी एज सिंबल, ट्रेन रिपीटेटिवली यहाँ पे आपका अपीयर होती है, लेकिन ये ऑर्डिनरी ट्रांसपोर्ट नहीं है। अब ये ट्रेन क्या सिंबलाइज कर रही है यहाँ पे आपका? माइग्रेशन, अनसर्टिनिटी, सफरिंग और ट्रांजिशन को, एक दुनिया से दूसरी दुनिया का पेनफुल मूवमेंट को बता रहा है। रिफ्यूजी कैंप्स वगैरह का जो है, तो ये भी टेम्परेरी होम्स है, लेकिन सिंबॉलिकली क्या प्रेजेंट कर रहे हैं? रूटलेसनेस, इनसिक्योरिटी, आइडेंटिटी लॉस, ठीक है। फिर बर्थ ऑफ टू नेशंस, इंडिया और पाकिस्तान ऑफिशियली बॉर्न हो गए, लेकिन नहल ने सजेस्ट किया टू नेशंस वर बॉर्न बट मिलियन ऑफ लाइव्स वर ब्रोकन। तो यही नोवेल का आपका डीपेस्ट मैसेज भी है। गांधीज असैसिनेशन एट द एंड, ये आपका सिंबल है। तो नोवेल गांधी की डेथ पर एंड होता है, तो ये सिर्फ आपका हिस्टोरिकल इवेंट नहीं है, ये सिंबॉलिक इवेंट है। व्हाट डज इट सिंबलाइज? गांधी का ये जो वो रिप्रेजेंट करते थे, इट वॉज द डेथ ऑफ पीस, डेथ ऑफ नॉन वायलेंस, ऑफ यूनिटी, ऑफ कम्युनल हार्मनी। तो ये असैसिनेशन उन सब का असैसिनेशन था, डेथ ऑफ मॉरल होप को यहाँ पे बोला गया है। तो अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द सेंट्रल सिंबोलिज्म ऑफ आजादी, आप जवाब देंगे आजादी इज एन आयरनिक सिंबल बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स बोथ इंडियाज लॉन्ग अवेटेड independence and the immense suffering of displacement, identity crisis. So freedom becomes inseparable from tragedy. ठीक है। आजादी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पार्टीशन लिटरेचर, तो ये जो है यहाँ पे आपके एग्जाम्स में इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई पूछ लेता है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आजादी इन पार्टीशन लिटरेचर, या फिर हाउ इज आजादी डिफरेंट फ्रॉम ट्रेन टू पाकिस्तान और थॉमस, व्हाई इज आजादी कंसिडर्ड अ मेजर पार्टीशन लिटरेचर। तो ये पार्टीशन लिटरेचर क्या है? पार्टीशन लिटरेचर उन लिटरेरी वर्क्स को बोलते हैं जो 1947 के पार्टीशन, कम्युनल वायलेंस, रिफ्यूजी एक्सपीरियंस, आइडेंटिटी क्राइसिस को डिपिक्ट करते हैं। सो पार्टीशन सिर्फ हिस्टोरिकल इवेंट नहीं, बल्कि 20वीं सेंचुरी का सबसे बड़ी ह्यूमन ट्रेजेडीज में से एक था, इसीलिए लिटरेचर भी इस इवेंट को डीपली एक्सप्लोर करता है। सो मेजर आपके पार्टीशन वर्क्स थे खुशवंत सिंह का ट्रेन टू पाकिस्तान, भीष्म सानी का तमस, वापसी सिद्धा का आइस कैंडीमैन, इन सबको आपको यहाँ पे याद में रखना है। और ये जो वर्क है ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्प्रिहेंसिव इंडियन इंग्लिश नोवेल कंसिडर किया जाता है, क्योंकि नहल सिर्फ राइट्स नहीं, पूरा प्रोसेस को यहाँ पे दिखा रहे हैं आपका, बिफोर पार्टीशन, ड्यूरिंग पार्टीशन एंड आफ्टर पार्टीशन। ठीक है, तो ये आपको सारी चीजें यहाँ पे ध्यान में रखनी है, और ये आप इसको एक बार आप रीड कर लेंगे। यहाँ पे ये रिविजन नोट्स है जिनके अराउंड आपके क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं,
सो यू बेटर पे अटेंशन टू द रिविजन नोट्स एज वेल। इनको पढ़ोगे तो आराम से आपका सारा का सारा एक बार रिविजन अच्छे से हो जाएगा। सो इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू रीड वट एवर द रिविजन पॉइंट्स दैट आई गिव यू, वो आप ही के लिए बेटर है यहाँ पे आपके, ठीक है। ये की इवेंट्स है यहाँ पे, माउंट बेटन का अनाउंसमेंट, ये 3 जून 1947 याद रखना। ये 30 जनवरी जब महात्मा गांधी का असैसिनेशन हुआ था, वो भी आपको यहाँ पे इसमें याद रखना है, ठीक है। फिर आ जाता है सेंट्रल सिंबल आजादी, आयरनिक फ्रीडम, मेजर अवार्ड, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था इस वर्क के लिए 1977 में। थीम और ये सारी चीज आप देख लेना, ठीक है। आजादी बाय चमन नहल वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन विच ईयर, कौन से ईयर में पब्लिश की गई थी? 1975 में की गई थी और 77 में इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था आपका यहाँ पे, ठीक है। और साथ में इनको जो है बस आप इतना ही ध्यान रखो, ज्यादा डिटेल में मत जाओ। Into how many parts is the novel आजादी डिवाइडेड? 3 पार्ट्स में है। लल हो गया आपका यहाँ पे पार्ट, फिर आपका स्टॉर्म हो गया और आफ्टरमैथ हो गया, ठीक है। Who is the protagonist of आजादी? लाला कंशीराम इसमें आपके प्रोटैगनिस्ट है। हालांकि मल्टीपल आपको नरेटर्स मिल जाएंगे, व्यू पॉइंट्स मिल जाएंगे, लेकिन सेंटर आपके लाला कंशीराम ही है। इन विच टाउन इज द स्टोरी ऑफ आजादी प्राइमरली सेट? तो ये सियालकोट में सेट है, जो आपके राइटर है उनका खुद का होम टाउन था यहाँ पे, ठीक है। What event marks the beginning of the novel? Lord Mountbatten's announcement of partition on 3rd June 1947. ये डेट आपको याद रखनी है हर हाल में, ठीक है। Which part of आजादी depicts the outbreak of communal rights and violence? Storm. Storm में आपको ये सब दिखाई देता है, ठीक है। तो ये टाइटल खुद ही आपका सिंबल है एक। तो जैसे स्टॉर्म डिस्ट्रक्शन लेकर आता है, वैसे कम्युनल राइट्स भी यहाँ पे आपका सोशल हार्मनी का डिस्ट्रक्शन लेकर आती है। सो ये साहित्य अकेडमी अवार्ड 1977 में आपको बोला था, और जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो ये आपको पता होना चाहिए। व्हाट डज द टाइटल आजादी आयरनिकली हाइलाइट्स इन द नोवेल? द नाइटमेयर ऑफ वॉयलेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दैट अकम्पनीड फ्रीडम को लेके। द नोवेल आजादी एंड्स विद, कैसे एंडिंग होती है आपका नोवेल का यहाँ पे आपका किस तरह से होता है? सो इट एंड्स विद महात्मा गांधी असैसिनेशन को लेके, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेंट्रल मैसेज ऑफ आजादी? क्या था सेंट्रल मैसेज आजादी का आपका? पॉलिटिकल डिसीजंस कॉज्ड इमेंस ह्यूमन सफरिंग एंड आइडेंटिटी क्राइसिस फॉर ऑर्डिनरी पीपल, ठीक है। तो ये था आपका चमन नहल का आजादी, इंपॉर्टेंट वर्क है, पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट हम भीष्म सानी का तमस करेंगे। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप पूछ सकते हैं यहाँ पे। इसका आपको पीडीएफ यहाँ पे मिल जाएगा, आपका पेड कोर्स में मिलेगा इसका पीडीएफ आपका, क्योंकि पेड कोर्स का कंटेंट है। और ये मेरा वेबसाइट का एड्रेस है, ये वेबसाइट है जहाँ पे आप ऑनगोइंग कोर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। और ये iOS के लिए स्कैनर है, और टेलीग्राम पे आप लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फॉलो कर सकते हैं। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर। कोई भी क्वेरी या डाउट हो तो यहाँ पे आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा, नो कॉल्स प्लीज, ओके। So thank you so much for this watching this video and stay tuned for more. Have a nice day.